प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है और प्रोटीन जो पॉलीमर है उसका मोनोमर अल्फ़ा अमीनो एसिड होता है। प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है जिसका मतलब होता है समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। ये हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन पॉलीमर है किसका? अल्फ़ा अमीनो एसिड का। अब आप पूछेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या है? नाम पे फोकस करिए। अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनमें अमीन और एसिडिक ग्रुप दोनों होता है। अमीन ग्रुप क्या होता है? बेसिक, और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अमीनो एसिड में दोनों अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो अब अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो किसी अमीनो एसिड में तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो उसमें उन अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे, और जिनमें इक्वल नंबर में हो दोनों वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होंगे। एग्जाम्पल है बेसिक अमीनो एसिड के लाइसिन एंड आर्जिनिन, और एसिडिक अमीनो एसिड के ग्लूटामिक एसिड और एस्पेटिक एसिड। पीछे नाम एसिड लगा है तो ये आसान होगा याद रखने में, एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल्स। और कोई वेला है ऐसे सोच लो या ऐसे याद कर लो, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स वेलिन है उसका एग्जाम्पल। अब चलो हम देखते हैं कि अमीनो एसिड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होता है वो हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए हमारे लिए वो एसेंशियल नहीं है। जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज खुद नहीं कर पाती, तो इसलिए हमें इसे डाइट के थ्रू लेना होता है। तो अक्सर इन पे क्वेश्चन आ जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल्स पे, तो इसका ट्रिक हमें याद रखना है PVT, टिम, हॉल। इसमें P है फिनाइलएलेनिन, V है वैलिन, T है थ्रियोनिन, T है ट्रिप्टोफैन, I है आइसोल्यूसिन, M है मिथ्योनिन, H है हिस्टीडीन, A है आर्जिनिन, L है ल्यूसिन और L है लाइसिन। टोटल अमीनो एसिड 20 होते हैं। इनमें से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में ये फोकस करिए कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो इसकी 4 वैलेंसी किस किस से सेटिस्फाइड हो रही है इस पे याद रखिए। अमीनो एसिड नाम है तो इसमें अमीन ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, और इन दोनों के पोजीशन पे ही ये अल्फा अमीनो एसिड नाम है। इसी तरह के तरीके से बीटा गामा अमीनो एसिड्स भी होते हैं, पर प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने से सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो अमीनो एसिड है इसमें हाइड्रोजन है, NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये जो R ग्रुप है ये वेरिएबल होता है। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें जुड़ के अलग डिफरेंट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है तो R ग्रुप H होगा, एलेनिन है तो R ग्रुप CH3 मिथाइल ग्रुप होगा, और सीरीन है तो ऐसे याद रखो कि अल्कोहलिक लोग सीरीन सीरीन बोलते हैं, है ना, तो R ग्रुप सीरीन में CH2OH होगा। अमीनो एसिड्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, D एंड L फॉर्म। अमीनो एसिड्स दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, D एंड L फॉर्म, पर मोस्ट कॉमन फॉर्म L फॉर्म है, क्योंकि जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड होता है तो उसे L फॉर्म बोलते हैं, तो कॉमन कौन सा है? L फॉर्म है अमीनो एसिड का। अब आप ये नोटिस करिए कि ग्लाइसिन में R ग्रुप हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? NH2 CH2 COH। तो आप इसमें देखिए कि कार्बन जो है यहाँ पे अनसिमेट्रिक नहीं है, इसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप सेम हो गए, तो ये ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनका कार्बन अनसिमेट्रिक होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हमने कर लिया। अब जो अमीनो एसिड होते हैं वो सॉल्ट की तरह रहते हैं। हम आगे भी देखेंगे कि ये ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं। तो जो अमीनो एसिड है वो सॉल्ट की तरह रहते हैं, और इनका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर और नेचर क्या है? ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इनका रीज़न भी पूछा गया है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में NCERT में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो दोनों बेसिक और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप पूछेंगे ये ज्विटर आयन क्या है? जब एक्वस फॉर्म में NH2 जो है, NH2 ग्रुप एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले और COH ग्रुप जो एसिडिक ग्रुप है एक हाइड्रोजन डोनेट कर दे, तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला जो आयन बनता है उसे ज्विटर आयन बोलते हैं। ओवरऑल मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल ही रहता है, पर इस मॉलिक्यूल के पास दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप होने की वजह से ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर पाता है ज्विटर आयन, ये अमीनो एसिड जो है। ठीक है, अब आप ये याद रखिए, और आपको याद होगा कि प्रोटीन किससे बने होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड मोनोमर से बने होते हैं। प्रोटीन खुद में क्या है? एक पॉलीमर है, पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। ये देखा जाए तो एसिड इनसॉल्यूबल पूल में आते हैं। तो जो दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है उसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइड बॉन्ड है जो इसको रख के
देखिए कि ग्लाइसिन से एसिडिक ग्रुप से OH ग्रुप निकलेगा और इससे एक हाइड्रोजन निकल के वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए तो एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और इसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं तो इस मॉलिक्यूल को डाईपेप्टाइड बोलेंगे। और अगर 3 अमीनो एसिड हो तो इसे हम ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं। पर इनमें एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दो अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इस डाईपेप्टाइड का नाम है ग्लाइसिल एलेनिन, क्योंकि ये ग्लाइसिन और एलेनिन से मिलके बना है, इसलिए ग्लाइसिल एलेनिन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और जब ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन में अगर 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो और उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। पर इस चीज़ का भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इज इंसुलिन। इंसुलिन को एक प्रोटीन कहा जाता है जबकि इसके पास सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं, क्योंकि इसका वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। पर देखा जाए तो प्रोटीन कहलाने के लिए ये प्राइमरी कंडीशन है कि 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड हो और 10,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा हो, तो उसी को हम प्रोटीन कहेंगे। अब आप ये याद रखिए कि प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है क्योंकि ये एक पॉलीमर है। अब हम आगे करेंगे। देखिए, आप ये बात अभी इधर पॉइंट बना के याद रख लीजिए कि एंजाइम्स ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स ही होते हैं। एंजाइम्स का फंक्शन हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? ये होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब आप ग्लोब्यूलर नाम से ही आपको क्या याद आता है? कुछ गोला गोला सा, तो इसका स्फेरिकल शेप बनता है। पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू फॉर्म स्फेरिकल शेप। पॉलीपेप्टाइड के जो चेन होता है ना, वो अपने में ही गोल गोल करके स्फेरिकल शेप बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। जबकि फाइब्रस प्रोटीन आप फाइबर के थ्रेड्स की तरह इसे इमेजिन कर सकते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं वो रन पैरेलल ऐसे रखे हुए होते हैं और ये फाइब्रस प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड्स इसे स्टेबलाइज करती है फाइब्रस प्रोटीन को? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल्स, इन दोनों के एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। कीराटिन एंड मायोसिन आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे सोचिए कि बाल जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होता है ना पानी में, और कीराटिन हमारे बालों में ही होता है और मायोसिन मसल्स में होता है। तो ये दोनों टाइप हैं प्रोटीन्स के। अब प्रोटीन जो होता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं इसके, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे जैसे हम प्राइमरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। चलो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन का। ये क्या होता है? अगर अमीनो एसिड्स चुपचाप एक लाइन में अरेंज हो जाए तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं इसको। देखिए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 करके 5 अमीनो एसिड मैंने लाइन से लगाए हैं। अगर मैंने इसका कोई भी अमीनो एसिड आगे पीछे किया ना, तो दिस वुड लीड टू अ डिफरेंट अमीनो एसिड, ठीक है। तो इनका प्राइमरी सीक्वेंस ही इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ हम चलते हैं। ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर से। इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड हेलिक्स की तरह कॉइल हो जाता है ये, और कौन सा बॉन्ड इसे स्टेबलाइज करता है अल्फा हेलिक्स को? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CO एंड NH ग्रुप। अरे, CO और NH ग्रुप में पेप्टाइड बॉन्ड बना था ना वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से, तो इन्हीं दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज होता है। मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, मोस्ट कॉमन अल्फा हेलिक्स ही है। बाकी एक और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, वो है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसमें जो ड्रेपरी होगा, आपने देखा होगा बीटा प्लीटेड स्कर्ट्स की जो प्लीट्स होती हैं, वैसे ही टाइप में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है और ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं? 2 पेप्टाइड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तब ये जाके स्टेबलाइज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। अधिकतर एंजाइम्स का ना टर्शरी स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर कॉलिंग कर दो तो फिर वो टर्शरी स्ट्रक्चर दे देता है, ठीक है। फोर्सेस विच स्टेबलाइज टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन से फोर्सेस है जो स्टेबलाइज करते हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन डेर वाल बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये फोर्सेस स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर को, जब सेकेंडरी और भी ज़्यादा कॉइल हो जाए तो उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। पर इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड जो है वो एक ही है, ठीक है। पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। आप एक वर्ड इसमें ढंग से याद कर लीजिए कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। इसमें 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड्स होंगे जो एक दूसरे से स्पेशियल अरेंजमेंट बनाएंगे और इनको एक एक पॉलीपेप्टाइड को हम सब यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज अ नेटिव प्रोटीन। जब प्रोटीन हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में अपने 3D स्ट्रक्चर में हो और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा हो तो उसे हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जब हम इस नेटिव प्रोटीन को किसी फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच के आगे रखते हैं इस नेटिव प्रोटीन को, तो इसकी जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, पर प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। एग्जैक्टली होता क्या है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में? जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स जो बनते हैं ना, वो अनकॉइल हो जाते हैं, ग्लोब्यूल्स भी अनफोल्ड हो जाते हैं। बेसिकली प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, तो इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अब आप पूछोगे इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट और कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जब एग जब वो होता है ना तो उसके अंदर पूरा लिक्विड होता है, जब हम उसे बॉयल करते हैं तो एकदम हार्ड होके वो स्टोन जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डीनेचुरेशन प्रोटीन के वजह से ही होता है। उसके टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है। तो अब क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये, उसमें पूछा गया है कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड इन वाटर इज हाई। तो इसका आंसर है कि अमीनो एसिड जो होता है वो ज्यूटेराइन का फॉर्मेशन करता है, तो इसके स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। फिर साथ में यही क्वेश्चन था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स हाई क्यों होता है वाटर में, ठीक है। तो आप ये याद रखिए कि अमीनो एसिड जो होता है वो सॉल्ट जैसा बिहेवियर करता है, तो ये अच्छा इंटरेक्शन शो करता है वाटर के साथ, इसलिए ये सॉल्युबल होता है। अब उसी के साथ एक क्वेश्चन था कि वो एग को जब हम बॉईल करते हैं तो उसके अंदर का पानी कहाँ चले जाता है। तो ये याद रखिए कि जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डीनेचर्ड प्रोटीन से, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी यूज हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है वाटर एंजाइम्स, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, दीज आर वेरी स्पेसिफिक। पर इनके काम क्या करते हैं एंजाइम्स? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि एंजाइम्स क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम्स के सारे नामों के पीछे एज सफिक्स यूज होता है। जैसे एग्जांपल माल्टेज, सुक्रेज, है ना। माल्टेज क्या है? जो माल्टोज को उसके मोनोमर में ब्रेक करे उस एंजाइम को हम बोलते हैं माल्टेज। माल्टोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज यूनिट्स, रिपीटेटिव ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से माल्टेज बना है। सुक्रेज क्या है? जो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करे। सुक्रोज किससे बना है? ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से सुक्रोज बना है। अब आगे हम पढ़ेंगे विटामिन क्या है। आपको पता होगा ना, आपने सुना होगा कि विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये डिजीज हो गया। तो विटामिन को कभी भी हम अपने खुद के मन से नहीं ले सकते, इसे हम डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर विटामिन एक्सेस में भी हो गया ना तो वो भी डिजीज कॉज करता है। तो विटामिन भी 2 टाइप के हैं, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और एग्जांपल्स भी दिए हैं फैट सॉल्यूबल के और वाटर सॉल्यूबल के। तो फैट सॉल्यूबल कौन कौन से हैं? एक ट्रिक से याद रखिए, कीड़ा क्या? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो क्वेश्चन आता है कि वाटर सॉल्यूबल में क्या होंगे? विटामिन बी एंड विटामिन सी कम अंडर वाटर सॉल्यूबल। तो क्वेश्चन आता है कि वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो आप इसका आंसर सोच सकते हैं, क्योंकि विटामिन बी एंड विटामिन सी आर soluble in water, they are often excreted in the urine, that is why they have to be regularly supplied in the diet टू द बॉडी। मतलब डाइट के थ्रू ही ये बॉडी को सप्लाई किया जा सकता है। अब कुछ डिजीज का देख लेते हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी किससे मिलता है? सनलाइट से, है ना। और विटामिन के जो होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना। और एक और याद कर लीजिए, विटामिन सी, जो विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। चलो, थैंक यू।